ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका शौक है बस शीखी बगाना, डिंगे हाँकना और ऐसी बातें करना जिनका कोई सिर पैर ही नहीं होता। और हैरानी की बात यह है कि उससे भी एक लड़की प्यार करती है। बबली। अब बबली कोई आम लड़की तो है नहीं, वो तो है सीधी सादी पर दिल की बड़ी नीडर। और उसका परिवार, ओहो भाई पूरा फिल्मी है। बबली तो उठ रही है या मैं डंडा लेकर तेरे कमरे में आऊं? अरे मम्मी उठ रही हूं ना, आप तो सुबह सुबह ही चालू हो जाती हो। लो जी सुन लो भाई, ये इन महारानी के लिए सुबह है। आंखें खोल कर देखो 10 बज रहा है। सब अपने काम में लगे हुए, बस तुम लेटी हुई हो। अच्छा बाबा उठ रही हूं। बबली जैसे तैसे उठी और आंखें मलते हुए इधर उधर अपने परिवार के बाकी सदस्यों को ढूंढने लगी। वो दरअसल चेक कर रही थी कि सचमुच सब चले गए या उसकी मम्मी उसे उठाने के लिए झूठ बोल रही है। उसके परिवार में उसकी मां रीमा के अलावा उसके पिता राजन, बड़ा भाई चंदन, भाभी सीमा, छोटा भाई पवन और भतीजा रवि भी था। अरे बाप रे, सब गायब हो गए। अब उठ जाती वरना बैंड बजेगा मेरा। बबली ने मुंह धोया, ब्रश किया और फिर फ्रेश होकर सीधा किचन में पहुंची, जहां उसकी भाभी सीमा पराठे सेक रही थी और भतीजा रवि दूध से जंग लड़ रहा था। ओहो, सूरज कहां से निकला आज? महारानी ने खुद से उठने का इतिहास रच डाला। हाँ, बहुत मजाक उड़ा लो, पराठे दो ना पहले। बुआ आप स्कूल नहीं जाती? नहीं बेटा, अब तेरी बुआ कॉलेज की जगह सीधी पीएचडी करेगी शादी में। अरे पहले नाश्ता कर ले, फिर प्रोजेक्ट दूल्हा पर काम करियो। हाँ। नाश्ता करने के बाद बबली बाहर निकलने लगी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंची, रीमा की बुरी नजर उस पर पड़ गई। बबली, कहाँ जा रही है ऐसे तैयार होकर? मम्मी वो पूजा की किताब लेनी है ना, मंदिर के पास की दुकान से। हाँ, किताब ही तो लेनी है। उस दुकान वाले का नाम कहीं ध्रुव तो नहीं? अरे मम्मी, आप भी ना कुछ भी बोल देती हो। अब यहाँ एंट्री होती है हमारे आज की हीरो ध्रुव, लड़कियों के सपनों का शेर, पर असल जिंदगी में टपोरी शेखीबाज। उसने आज भी बबली को मिलने बुलाया और आते ही शुरू हो गया जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा हो। जॉन, कल मैंने कंपनी के सीईओ को बोला कि तुझे एमबीए करना है तो मुझसे सीख। ध्रुव, मैं सीरियस बात कर रही हूँ, अब शादी कर लेते हैं। एक बार आ जाओ ना घर पे, मम्मी पापा से मिल लो। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने अपने लिए जो लड़का चुना है ना, ऐसा लड़का अगर किसी के भी घर में चला जाए तो उनके तो सीधे होश उड़ जाएंगे। तुम्हारी बातों से लगता है बस मेरी मम्मी तुम्हारी एक झलक देखेगी और बोलेगी, ओ बबली, यही है तेरा राजकुमार। अरे देखना, जैसे ही मैं आऊंगा तेरा बाप खुद बोलेगा, बेटा इससे शादी कर ले, नहीं तो जिंदगी भर पछताएगी। तुम ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। और काम भी बड़े ही करूंगा। चल अब जा, कल आ रहा हूं तेरे घर। बबली के दिल में, उसके परिवार वालों की आंखों में और पूरे मोहल्ले की जबान पर छा जाऊंगा मैं। अगली सुबह बबली की जान हलक में अटकी हुई थी। वो पूरे घर में चक्कर काट रही थी जैसे किसी ने उसके पैरों में रोलर स्केट्स लगा दिए हों। सुनो ना मम्मी पापा भैया भाभी, आज ध्रुव मिलने आने वाला है, आप लोग अच्छे से मिलना। कोई भी गड़बड़ हुई तो समझो मेरा रिश्ता गया। अरे चिंता मत कर, हम कोई दहाड़ते शेर थोड़ी ना, आराम से बैठेंगे। अरे हम तो बस देखेंगे लड़का तेरे लायक है या तेरे से भी बड़ा नमूना है। घर की भी सफाई हो गई है, चाय भी बनवा ली है। अब तू ध्रुव को समझा देना कि ज्यादा लाइन ना मारे पापा के सामने। और हाँ, अगर उसने अपनी शेखियां शुरू की ना तो मैं तो हंसी रोक नहीं पाऊंगा। कोई हंसेगा तो मैं सबका मोबाइल जब्त कर लूंगी। सब घर में तैयार बैठे थे, चाय नाश्ता तैयार था, फूलों की सजावट हो चुकी थी। बबली बार बार घड़ी देख रही थी और दरवाजे की घंटी का इंतजार कर रही थी। तभी टिंग टोंग घंटी बजी। आ गया मेरा हीरो। अरे आराम से, कहीं हीरो के चक्कर में मुंह के बल गिर ना पड़ना। रीमा ने क्या कहा बबली ने कुछ नहीं सुना। वो बस भागती हुई गई और उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही सामने खड़ा था ध्रुव, अकेला, हाथ में छोटा सा गिफ्ट और चेहरे पर पसीना लिए। आओ आओ ध्रुव। अकेले ही आ गए? माँ बाप कहाँ हैं? ओ जी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अरे तू तो मेरे सामने रेडियो बन जाता है, यहाँ कैसे म्यूट हो गया? उसे बैठने तो दे। ध्रुव को सोफे पर बिठाया गया। रीमा ने प्लेट में नाश्ता सजाकर रखा और फिर शुरू हुई सवालों की बरसात। लेकिन ध्रुव तो जैसे मूर्ति बन गया था।
तो बेटा क्या करते हो? बिजनेस कर रहा हूँ। अरे भाई जरा जोर से बोलो, हमें सुनाई नहीं दिया। मम्मी मैं बताती हूँ, ये बिजनेस करते हैं रेडीमेड कपड़ों का। अरे तू तो कहती थी लड़का बहुत बोलता है, ये तो बस हूँ हाँ में ही उलझा पड़ा है। मम्मा अंकल गूंगे है क्या? अरे नहीं रे, बस शर्मिला है। शर्मिली तो लड़कियां होती है, पर बुआ तो शर्माती नहीं, तो इसका मतलब बुआ लड़का है और अंकल लड़की। चुप हो जा वरना तेरी जुबान खींच लूंगी। सब हंसने लगते हैं। आखिर में ध्रुव से सीधा सवाल पूछा गया। बेटा क्या तुम हमारे बेटे से शादी करना चाहते हो? ध्रुव लड़कियों के जैसे शर्मा कर गर्दन झुकाकर मुस्कुरा देता है। मुझे तो यह बहरा लग रहा है। या फिर शायद दिमाग से कम है। कहीं ये बीमार तो नहीं? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे बोल भी दो ना, हाँ है ना? और इस तरह बबली और ध्रुव की शादी तय हो गई। कुछ वक्त गुजरा और शादी का दिन आया। सब लोग तैयारी में बिजी थे, लेकिन पंडित जी कहीं दिख नहीं रहे थे। हे भगवान, पंडित नहीं आया, अब क्या होगा? ध्रुव अब तक बबली के परिवार के सामने खुल चुका था, इसलिए वो फौरन बोला, डरिए मैं खुद सारे मंत्र जानता हूँ, 2 मिनट में सब पढ़ दूंगा और 1 मिनट में तो शादी भी कर लूंगा। तू बैठ जा, वरना ओम जय जगदीश ही बार बार पढ़ देगा, कोई मानेगा ही नहीं तुझे। ठीक उसी समय पंडित जी आ गए और शादी विधि पूर्वक संपन्न हुई। विदाई भी हुई और बबली अपने ससुराल चली गई। कुछ हफ्तों बाद ध्रुव बबली को लेकर मायके आया और आते ही फिर शुरू। अरे अब तो मैं दामाद हूँ, बोलने की पूरी छूट है। वो तो उस दिन बस इज्जत में चुप था। इज्जत या डर? अरे अब तो खुलकर बोलूंगा, खुलकर जीऊंगा। तभी बात निकली बबली के छोटे भाई पवन की शादी की। लड़की? अरे लड़की तो ऐसी लाऊंगा कि ऐश्वर्या राय भी देखेगी तो बोलेगी मैं तो इसके सामने धूप में झुलसी हुई लगती हूँ। अच्छा, तो फिर ले आओ एक ऐसी लड़की, जिम्मेदारी तुम्हारी। ध्रुव ने सीना चौड़ा किया। माँ जी आप बस इंतजार करो, 1 नंबर की लड़की ढूंढूंगा। कई दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। एक दिन रीमा ने बबली को फोन लगाया। बेटा दामाद जी ने कोई लड़की देखी? अरे मम्मी ये तो बस बोलते हैं, इनके जान पहचान में जितनी भी लड़कियां हैं सब शादीशुदा है। अरे ऐसा नहीं है, वो तो बस। मैं जानती थी तुझसे ना हो पाएगा, रहने दे। सही पकड़ा मम्मी। आखिरकार राजन और चंदन ने पवन के लिए एक सुलझी हुई अच्छे घर की लड़की देख ली। लड़की वालों को लड़का पसंद आया और बात तय हो गई। सब खुश थे और ये खबर सबसे पहले ध्रुव को बताई गई। ध्रुव बेटा शादी पक्की हो गई है पवन की। क्या पक्की? देखिए अब वेन्यू नाम मैं तय करूंगा, आप बस बताओ आपको कैसा चाहिए, झील वाला, महल जैसा या फूलों से भरा? राजन को जैसे हल्दी मिर्च सूंघ गई हो, उसका चेहरा तुरंत उतर गया। रहने दो बेटा, पिछली बार लड़की देखने गए थे तब जो हालत की थी हम भूले नहीं अब तक। अरे पापा जी आप बस ट्राई तो करने दो इस बार। मेरे जानने वाले ही जानने वाले हैं, हर एरिया में एक एक मैरिज हॉल है मेरे बंदों का। अरे भैया ये फिर शुरू हो गया। ध्रुव पीछे ही पड़ गया। सुबह में मुर्गा भी इतनी बार बांग नहीं देता जितनी बार उसने फोन किए। आखिर राजन ने हार मान ली। ठीक है बेटा, बुक कर दे कोई सस्ता सा हॉल, बस फंक्शन हो जाए। ध्रुव ऐसे खुश हुआ जैसे कोई बच्चा कैंडी पाकर उछलता है। लेकिन 4 दिन गुजर गए, ना कोई खबर ना कोई बुकिंग। राजन ने फोन मिलाया। हाँ बेटा, हॉल बुक हुआ कि नहीं? पापा जी मतलब वो हॉल में ना दीमक लग गई है और दूसरा वाला तो अरे हाँ उसकी ना दादी गुजर गई है और तीसरा वाला भी है, लेकिन वो ना अभी बाबा के सत्संग में गया हुआ है ना तो। राजन को तो इतना समझ में आ ही गया था ये सब सफेद झूठ है। उसने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। बेटा मैंने तो पहले ही हॉल बुक कर लिया था, बस देखना चाहता था कि तू क्या करता है। हमें तो पहले से पता था तुझसे ना हो पाएगा। अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो बाद में बात करते हैं, नमस्ते। शादी की तैयारियां अब जोर शोर से चलने लगी थी। वहीं चंदन के बेटे रवि को एक नए स्कूल में एडमिशन दिलाना था। ये बात अभी सिर्फ फैमिली ग्रुप में ही चल रही थी कि ध्रुव फिर आधम का। अरे ये तो मेरा स्कूल है, वहां का प्रिंसिपल मुझे अंकल बोलता है। रवि का एडमिशन तो बस नाम लिखवाना है, मैं खुद चला जाऊंगा। मैंने तो सुना है आप काम कम और बातें ज्यादा करते हैं। अरे आजमा लो आप, कल मैं ले चलता हूँ ना रवि को, आप बस तैयार कर देना।
चंदन ने हामी भरी और सीमा ध्रुव को देखती रही। लेकिन अगले दिन जब रवि और चंदन स्कूल पहुंचे तो ध्रुव का कोई नामो निशान नहीं था। ना फोन लग रहा था, ना कोई संदेश। चंदन को खुद प्रिंसिपल से मिलना पड़ा और बड़ी मुश्किलों से रवि का एडमिशन हुआ। वापस आकर चंदन बोला, ध्रुव तू तो आया ही नहीं। अरे मैंने पहले ही फोन कर दिया था प्रिंसिपल को, तभी तो एडमिशन हुआ, वरना होता क्या? मैंने उनसे पूछा था क्या ध्रुव अंकल ने बात की। उन्होंने कहा, ध्रुव? कौन ध्रुव? मजाक कर रहे होंगे। तेरा बहुत गहरा दोस्त है, हमेशा ऐसे ही मजाक करता है। वाह क्या बात है। यही तो बात है। एक साथ सबने अपना माथा पकड़ लिया। तभी अचानक राजन का चश्मा हाथ से गिरकर टूट गया। राजन पवन से बोला, बेटा जरा मेरा चश्मा बनवा देना, नंबर उतर गया है। पवन कुछ करता उससे पहले ही ध्रुव हाथ में चश्मा लेकर कूद पड़ा। अरे पापा जी, मैं हूं ना, मैं आपको नया चश्मा बनवा कर लाऊंगा फ्री में। मेरे जानने वाले हैं टॉप क्लास ऑप्टिकल्स वाले। ध्रुव ऐसे निकल गया जैसे ऑप्टिकल्स नहीं ऑपरेशन थिएटर जा रहा हो। 3 दिन बाद लौटा, चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान। पापा जी, जिसे बनवाने गया था ना वो तो शहर छोड़कर चला गया। अब आप अपने आप बनवा लो। वैसे मैंने एक चश्मा रखा है, मुझे बहुत सूट कर रहा था। राजन का चेहरा देखकर ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड में भूकंप आने वाला हो, लेकिन फिर भी वो शांत रहे। बेटा अभी तो तू मुझे धुंधला दिख रहा है, इसलिए कहता हूँ थोड़ी दूर हो जा। जब चश्मा ठीक हो जाएगा तब तेरा चेहरा भी साफ साफ दिखेगा, तब मिलेंगे। ध्रुव को राजन का गुस्सा समझ में नहीं आया। वो तो हंसते हुए बोला, पापा जी आप बिना मजाक में भी कितने स्ट्रांग डायलॉग बोल देते हो। शादी वाले दिन मैं डीजे भी सेट करवा दूं क्या? डीजे वाले भी अपने हैं, अब बोलिए तो सही। नहीं, इंडिविजुअल की क्या जरूरत है? खुद माइक पकड़कर गाना गाना आता है ना, तुझसे अच्छा कौन गा पाएगा? अब हाँ, ये भी सही बात है। सब हंस पड़े। दिन यूं ही गुजर रहे थे। ध्रुव की करनी और घर वालों की भरनी चल रही थी। ध्रुव की बड़ी बड़ी बातें और सिर्फ बातें। इसी बीच एक दिन रीमा अपनी किटी पार्टी की तैयारी कर रही थी। सासू माँ आप क्या कर रही हो? इतने टेंशन में लग रही हो। अरे ध्रुव, मैं किटी पार्टी की तैयारी कर रही हूँ, सारा मोहल्ला आने वाला है। अरे सासू माँ, आप मुझे जानते नहीं, मैंने बचपन से ही किटी पार्टियों में हिस्सा लिया है। कई बार तो मेरी वजह से पूरी पार्टी वायरल हो गई थी। सच्ची? अरे झूठ बोलूं तो सासू माँ की किचन में नमक खत्म हो जाए। अब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसी पार्टी करूंगा कि मोहल्ले की औरतें आपके पैर छुएंगी और कहेंगी, रीमा जी हमें भी ध्रुव जैसा दामाद चाहिए। रीमा तो ध्रुव की बातों में बहक गई। ठीक है तो कर दो तैयारी। लेकिन ध्रुव था, उसने फिर कुछ नहीं किया। जब पार्टी का टाइम आया तो घर में सन्नाटा था। न साज सज्जा, न स्नैक्स, न म्यूजिक। सिर्फ कोल्ड ड्रिंक की 2 क्रेट रखी थी, क्योंकि वो ध्रुव की फेवरेट थी। अरे रीमा जी, ये कैसी पार्टी है? घर तो लग रहा है जैसे अभी अभी शोक सभा निपटी हो। वो ध्रुव का है जो इतना बोल रहा था, चंपत हो गया क्या? ध्रुव, मैं तेरा यहाँ आना बंद कर दूंगी, तूने मेरी नाक कटवा दी। ध्रुव तो कोल्ड ड्रिंक पीकर पहले ही निकल गया था और उधर मोहल्ले की महिलाओं में हलचल मच गई। ये ध्रुव ना जितनी बड़ी बड़ी बातें करता है उतनी ही छोटी हरकत है। लेकिन रीमा, तुमने सब उस पर क्यों छोड़ दिया था भला? कहीं तुम भी ऐसा ही तो नहीं चाहती थी, जैसा दामाद वैसी सास। हाँ रीमा बहन, सच सच बता दो। तभी बबली वहां आई और उसने सबकी बातें सुन ली। आप सही कह रही हैं, मैं आप सबसे उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे तू क्यों माफी मांग रही है? तू क्या उसकी वकील है? क्या करूं, मुझे ऐसा बोल बोल के फुसलाने वाला पति मिल गया। क्या करूं वाली क्या बात है? तूने खुद चुना था उस नालायक को। हाँ पता है, मुझे सब याद है, लेकिन अब क्या करूं, उससे प्यार हो गया और अब पछता भी रही हूं। औरतें भले गुस्से में थी, लेकिन बबली की सच्चाई ने माहौल थोड़ा शांत किया। तभी राजन ने सबको समझाया। देखो बहनों, अब पवन की शादी पास है, बस 2 दिन बचे हैं, इस बात पर भी ध्यान दे प्लीज। सब सहमत हो गए। शादी की तैयारियां दोबारा शुरू हुई, लेकिन ध्रुव कहाँ मानने वाला था। वो आया और बोला, अरे कोई तो मुझे भी काम दे दो, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तुझे जो भी देंगे उल्टा ही करेगा। सासू माँ प्लीज, इस बार दिल से करूंगा, पक्का। आखिरकार रीमा ने हार मान ली। ठीक है, सजावट देख लेना, और शादी में जो किन्नर आएंगे उनसे पैसों की बात भी तुम ही कर लेना, वरना वो बहुत ज्यादा मांगते हैं।
अरे सासू माँ, मैं तो बचपन से किन्नरों का फेवरेट हूँ। उनके गुरु मुझे राखी बांधती थी। सबने एक साथ सर पकड़ लिया। ध्रुव ने बड़े जोश में सजावट की जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन जिम्मेदारी लेना और निभाना ये दो अलग बातें थी जो ध्रुव नहीं समझ पाया। सजावट? अरे सासू माँ, बेफिक्र रहो। ऐसी सजावट करूंगा कि लोग इंस्टाग्राम पर रील बना बना कर थक जाएंगे। लेकिन असल में ध्रुव ने क्या किया? उसने सिर्फ गेंदा के फूल मंगवाए, क्योंकि उसे सिर्फ वही फूल पता थे। वो भी मंदिर में देखे थे ना कोई लाइट, ना रिबन, ना पर्दे, ना स्टेज, सब जगह बस गेंदा ही गेंदा। जब सब लोग शादी वाले हॉल में पहुंचे तो मुंह खुले के खुले रह गए। ये क्या है? ये सजावट है, ये फूलों की मंडी? ध्रुव, तूने ये क्या किया? गेंदा ही गेंदा, बाकी सब कहाँ है? सासू माँ, गेंदा शुभ होता है और सस्ता भी, और फिर यही तो सबसे पवित्र फूल होता है। और बाकी सारी सजावट? हाँ, वो सब बजट में नहीं था। मैंने तो सादगी से किया है सब, और सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था क्या क्या होता है सजावट में। सबने माथा पीट लिया। फिर क्या था, सबने मिलकर उसे एक कोने में बिठाया और खुद सजावट में लग गए। कुछ ने लाइटें लगाई, किसी ने पर्दे सीधे किए, बच्चों ने भी बलून फुला लिए। और ध्रुव वहीं बैठा गेंदों के फूलों से खेल रहा था। इस सब के बाद शादी का समारोह शुरू हुआ। बैंड बजा, पंडित जी आए, मेहमान जुटे, और तभी धम धम करते हुए किन्नर भी आ गए। ध्रुव, चलो किन्नरों को संभालो, यही तुम्हारी आखिरी ड्यूटी है। ध्रुव ने बहादुरी का नाटक किया और किन्नरों की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही कुछ कदम चला, गायब। अरे ध्रुव कहाँ गया? अभी तो यही था, उड़ गया क्या? किन्नर अब सीधे पवन के पास पहुंच गए। ढोलक पटक कर बोले, बेटा दुल्हा, अब तो बिना नेक के नाचेंगे नहीं, हमें तो चाहिए मुंह मांगी रकम। अरे कोई ध्रुव को ढूंढो, उसने कहा था वो बात करेगा। मैं बताता हूँ कहाँ है। फूफा स्टेज के पीछे छुप गए हैं। सब दौड़े और ध्रुव को स्टेज के पर्दे के पीछे से खींच कर लाए। सबकी आंखें लाल, ध्रुव की आंखें डरी हुई। यहाँ क्या कर रहा था? सासू माँ, सच्ची बात यह है कि मुझे किन्नरों से बहुत डर लगता है। ये सुनकर पूरे मैरिज हॉल में हंसी के ठहाके गूंजने लगे। तो तूने जिम्मेदारी क्यों ली थी? आप जानती है ना, मुझे ना कहना नहीं आता। मैं ना हर काम में आगे रहना चाहता हूँ, इसलिए हाँ कह दिया, लेकिन अंदर से मेरी रूह कांप रही थी। ये सुनकर किन्नर खुद अपनी हंसी नहीं रोक पाए। आए हाय, तू तो निकला निकम्मा नंबर 1। अब तक जितने दुल्हा की शादी देखी, ऐसा दामाद पहली बार मिला। हाय हाय। सब हंसी से लोटपोट थे और किन्नरों को मुंह मांगे रकम देनी पड़ी। ध्रुव, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू रहने दे। अब के बाद किसी काम के लिए हमारे पास मत आना। तू शादी नहीं, सर्कस करवा देता अगर हम भरोसा कर लेते। ध्रुव ने शर्म से गर्दन झुका ली और बोला, वैसे विदाई में गाड़ी कौन चलाएगा? मैं चलाऊं? ध्रुव बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। ध्रुव बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। ध्रुव बस कर, तुझसे नहीं हो पाएगा। स्वाति की सास स्वाति के नए जमाने की आदतों से बहुत परेशान रहती थी। पल्लू नहीं लगाती है स्वाति, न मेहमानों के पांव छूती है, नई बहू में संस्कार का स भी नहीं है। अरे पढ़ी लिखी है, चलता है, काम भी तो कर ही लेती है सारे, और नई बहू है, सीख जाएगी सब धीरे धीरे। मैं तो घर से सीख कर आई थी। हाँ, वो तो घर से कंप्यूटर भी चलाना सीख के आई है, तुम्हें तो व्हाट्सएप भी नहीं चलाना आता। अरे सबके अपने अपने गुण होते हैं। इतने में वहां नई बहू यानी कि स्वाति आ जाती है। माँ, मैं ग्रोसरी खरीदने जाती हूँ, ठीक है? अकेले? अब मतलब कोई दिक्कत है? मतलब चली जाओ जहाँ जाना है तो, पर जल्दी आ जाना। और साड़ी पहन के जाओ ना, ये जींस वगैरह क्यों पहन कर जा रही हो? स्वाति इस रोक टोक से नाराज होकर सोचती है कि पेरेंट्स की बातों में आकर अगर वो कॉम्प्रोमाइज करके अरेंज्ड मैरिज ना करती तो शायद उसे ये सब नहीं सुनना पड़ता। वो अपने पति से इस बारे में बात करती है। देखिए,
मुझे ऐसी बाउंड्रीज में रहना अच्छा नहीं लगता। अरे ओपन माइंडेड होना चाहिए। ज्यादा पढ़े लिखे होना, जमाने के साथ चलना कोई गलती थोड़ी ना है। अब देखो, मेरा परिवार बहुत ट्रेडिशनल तरीकों से चलता है और हम छोटे हैं उम्र में, हमें उनकी बातों की कदर करनी चाहिए ना। ये कद्र इज्जत जब दोनों तरफ से हो ना तो ज्यादा बेहतर होती है। हाँ, ओफो, तुमसे बहस नहीं कर सकता मैं, और ना माँ से बात कर सकता हूँ। जैसा चल रहा है चलने देते हैं। चल नहीं रहा, चल रही है बस तुम्हारी मम्मी की मर्जी मेरे ऊपर। दरवाजे के बाहर खड़े ससुर जी सारी बात सुन लेते हैं। अगली सुबह स्वाति जब पौधों को पानी दे रही होती है तब, सर पे दुपट्टा रख लिया करो जब बाहर रहो। हाँ, लेकिन मैं तो आंगन में ही हूं अभी, और सर नहीं ढका तो क्या हुआ? अरे बिना दुपट्टे के 4 लोग देखेंगे तो 4 तरह की बातें करेंगे। अच्छा, आज सर ढक लिया तो कल लोग कहेंगे चेहरा दिख रहा है, चेहरा ढक लिया तो कहेंगे कि घर से बाहर क्यों निकलती है। देखो, ये सब भाषण टीवी सीरियल में अच्छे लगते हैं, घर में घर के जैसे रहो, समझी? सासू माँ दुपट्टा लेकर आती है और उसकी ओर फेंक कर अंदर चली जाती है। स्वाति रोने लगती है। वो दुपट्टा उठाती है, उतने में ही ससुर जी वहां आ जाते हैं। बहू, ऐसे रो के तो काम नहीं चलेगा ना। या तो अपनी सास की सारी बात मान लो, या अगर तुम्हें अपनी बात मनवानी है तो तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ और ना ही तुम्हारा पति। कल ही तो बोल चुका है ना वो तुम्हें। हाँ, आपको कैसे पता? अरे, दीवारों के साथ दरवाजों के भी कान होते हैं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ पापा जी? है, मेरे पास एक तरकीब है। ससुर जी स्वाति के कान में कुछ फुसफुसाते हैं। फिर रात को जब सब खाना खाने साथ में बैठते हैं तो स्वाति साड़ी पहनकर एकदम ट्रेडिशनल बहू बनकर आती है और सासू माँ के पांव छूती है। अरे, ये सब क्या है? आप बड़ी है ना मुझसे, सोचा आदर कर लूं। ठीक है, चलो खाना खाने बैठ जाओ। नहीं सासू माँ, मैं घर की नई बहू हूँ, मुझे सास ससुर और पति के बाद खाना खाना चाहिए। स्वाति का जवाब सुनकर ससुर जी थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं। खाना भले ही ना खा रही हो, कुर्सी पर तो बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी यूं? आप लोग बड़े हैं, मैं आपके बराबरी में कैसे बैठ सकती हूँ? अरे, ये सब करके तुम्हें क्या दिखाना है? मैं तुम पर अत्याचार करती हूँ क्या? अरे नहीं, मैं तो तैयारी कर रही हूँ सासू माँ। कैसे तैयारी स्वाति? जल्द ही नौकरी करने जाने वाली हूँ मैं, वहां भी किसी की सुननी ही पड़ेगी। गुलामी जैसा माहौल तो रहेगा ही, तो आदत डाल रही हूँ। सासू माँ अच्छे से बंदिशों में रहने की प्रैक्टिस करवा देंगी मुझे। तुम्हें पता भी है कि क्या बक रही हो तुम? हाँ, मैं सब सही कह रही हूँ सासू माँ। यहाँ गुलाम जैसे रह रही हूँ मैं, वैसे ही नौकरी के टाइम वहां भी रह लूंगी, और कम से कम वहां उस बात के अच्छे खासे पैसे तो मिलेंगे। अरे, मैं तो ये सब इसलिए कहती हूँ ताकि 4 लोग 4 बातें ना करे तुम्हारे बारे में। सासू माँ, बाहर के 4 लोग क्या कहते हैं, इससे ज्यादा जरूरी होता है कि घर के 4 लोग आपस में कितनी खुशी से रहते हैं। स्वाति का गुस्सा अब आंसुओं में बदल जाता है। वो मुड़ के रोने लगती है। सास कुर्सी से खड़ी होकर अपनी प्लेट उठा के स्वाति के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखती है। खाना खा लो बेटा, इसके पहले कि हम लोग पूरा खाना खत्म कर दें। और जैसे तुम्हें रहना है ना, वैसे ही रहो बेटा, तुम्हारा ही तो घर है। रही बात 4 लोगों की, तो अब मैं समझ गई हूँ कि लोगों का तो काम ही है कहना। स्वाति रोते हुए सास को जोर से गले लगा लेती है।
इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि ये जरूरी नहीं कि बाहर के 4 लोग क्या कहते हैं, जरूरी ये है कि घर के 4 लोग आपस में कितनी खुशी से रहते हैं। भाई बहनों में प्यार, स्पर्धा और होड़ का होना कोई अजीब बात नहीं है, लेकिन क्या हो जब ये बराबरी करने की होड़ अपनी सीमाएं लांघ जाए। स्वरा और मीनाक्षी दोनों चचेरी बहनें थीं। स्वरा जेठानी प्रेमा की बेटी थी और मीनाक्षी देवरानी कमला की। जेठानी प्रेमा को शादी के बाद कई वर्षों तक कोई संतान नहीं हुई। शादी के 4 साल बाद जब स्वरा ने जन्म लिया तो पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। चाचा चाची, माँ पापा, दादा दादी सभी की लाडली थी स्वरा। स्वरा के जन्म के ठीक 10 महीने बाद देवरानी कमला ने भी एक बेटी मीनाक्षी को जन्म दिया। लाड़ तो दोनों बहनों को मिल रहा था, लेकिन जाने क्यों मीनाक्षी दिन पर दिन स्वभाव से चिड़चिड़ी और जिद्दी होती जा रही थी। माँ मुझे गुड़िया ला दो ना, मैं अपनी गुड़िया को सजाऊंगी, उसकी शादी करूंगी, उसके साथ घर घर खेलूंगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है मेरी लाडो रानी, मैं अपनी बिटिया के लिए बहुत प्यारी सी गुड़िया लेकर आऊंगी जो बिल्कुल मेरी स्वरा जैसी होगी। सच माँ? बिल्कुल सच। बेटी की जिद करने पर प्रेमा उसके लिए एक सुंदर सी गुड़िया ला देती है। स्वरा को गुड़िया से खेलता देख मीनाक्षी उसके पास आती है। स्वरा, ये गुड़िया तो बहुत सुंदर है, इसे मुझे दे दो। नहीं, ये मेरी गुड़िया है, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैंने अपनी मम्मी से मंगवाई है। तुम चाहो तो मेरे साथ इस गुड़िया से खेल सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें दूंगी नहीं। मैंने कहा ना मुझे ये गुड़िया चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी नहीं, मुझे अपने कमरे में ले जाकर उससे खेलना है। मैंने कहा ना मैं अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में अपनी गुड़िया लेकर। स्वरा अपने कमरे में आ जाती है। मम्मा देखो ना, स्वरा ने मुझे अपनी गुड़िया से खेलने के लिए मना कर दिया। मेरे पास कोई गुड़िया क्यों नहीं है? मुझे भी बिल्कुल वैसी गुड़िया चाहिए। मुझे गुड़िया लाकर दो भी। अरे बेटा ऐसे रोते नहीं, दोनों बहनें मिलकर खेलो ना। नहीं, वो मुझे अपनी गुड़िया छूने भी नहीं दे रही। उसने मुझे अपने कमरे से भगा दिया। मैंने कहा ना मुझे बिल्कुल वैसी गुड़िया चाहिए। मैंने स्वरा से कहा मुझे भी अपनी गुड़िया से खेलने दे, पर पता है क्या कहा? उसने कहा गुड़िया को हाथ लगाया तो मेरा हाथ मरोड़ देगी, और मुझे गुड़िया से खेलने का इतना ही शौक है तो मैं जाकर अपनी मम्मा से कहूँ और नई गुड़िया लूँ। अरे ये स्वरा तो बहुत बदतमीज हो गई है। इस तरह से अपनी छोटी बहन से कौन बात करता है? तू ठहर जा, मैं अभी जीजी से इसकी शिकायत करती हूँ। रोती हुई मीनाक्षी का हाथ पकड़कर कमला उसे जिठानी के पास ले जाती है। वैसे तो जीजी ये बच्चों की बात है, हम बड़ों को बीच में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन आप ही देख लो किस तरह से रो रही है मेरी बिटिया। क्या स्वरा अपनी गुड़िया के साथ इसे खिला नहीं सकती? आपको पता है स्वरा ने इसको कहा कि गुड़िया से खेलने का शौक हो तो अपनी मम्मी से कहकर नई गुड़िया मंगवा लो। बताइए ये कौन सा तरीका हुआ बात करने का? स्वरा बेटा ऐसे बात नहीं करते, तुमने ऐसा क्यों कहा? मिलजुल कर खेलो बेटा। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा माँ, ये झूठ बोल रही है। उल्टा ये मुझसे गुड़िया छीनने आई थी। मैंने इससे बस इतना कहा कि तुम चाहो तो मेरे साथ मिलकर खेल सकती हो, लेकिन मैं अपनी गुड़िया तुम्हें नहीं दूंगी। इतना सुनते ही ये चीख चीख कर रोने लगी और कहने लगी मैं अब भी जाकर अपनी मम्मी को बताती हूँ। देखो तो कैसे मेरी बेटी के ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। ठीक है, गुड़िया की ही बात है ना। चल मीनाक्षी, मैं आज की आज तुझे इससे भी अच्छी गुड़िया ला कर दूंगी। नहीं माँ, इससे अच्छी नहीं, मुझे यही गुड़िया चाहिए। अच्छा ठीक है बेटा, मैं अपनी बेटी के लिए बिल्कुल ऐसी ही गुड़िया लेकर आऊंगी। चल। बेटी की जिद पूरी करते समय कमला ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसने आने वाले समय के लिए कितनी बड़ी आफत को निमंत्रण दे दिया है। ये कोई पहली बार नहीं था जब मीनाक्षी ने बहन स्वरा के किसी सामान पर अपना हक जताया था। पहले स्वरा के जैसा सामान लेना मीनाक्षी की आदत बना और धीरे धीरे ये आदत से जिद में बदल गया था। कुछ समय बाद, माँ मुझे भी सिटी कॉन्वेंट स्कूल में एडमिशन कराना है। अरे बेटा, तुम जिस स्कूल में पढ़ रही हो उसमें क्या खराबी है? अच्छा खासा स्कूल है, और वैसे भी सिटी कॉन्वेंट में ऐसे बीच में एडमिशन नहीं मिलता।
मुझे ये सब नहीं पता। मैंने कह दिया ना, मुझे स्वरा के स्कूल में ही पढ़ना है। आप लोगों ने जानबूझकर मुझे घटिया से घटिया स्कूल में डाला। और स्वरा को देखो, उसका स्कूल कितना अच्छा है। अरे बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हमने तुम्हें स्वरा से भी बड़े स्कूल में एडमिशन कराया हुआ है और तुम उल्टा मुझे ही दोष दे रही हो। अरे मुझे नहीं पढ़ना बड़े स्कूल में, आप मुझे बस स्वरा के स्कूल में एडमिशन करा दो। अच्छा ठीक है, मैं पता करती हूँ। अगर हो सकेगा तो तुम्हारा एडमिशन भी स्वरा के साथ करवा देंगे। बस। बड़ी मुश्किलों से कितने पापड़ बेलने के बाद मीनाक्षी को भी स्वरा के ही स्कूल में उसी की क्लास में एडमिशन मिल जाता है। मीनाक्षी अब बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। स्वरा की बराबरी करने के बाद उसे एक अलग ही खुशी मिलती थी। सिर्फ स्कूल बदलने से मीनाक्षी मन को तसल्ली नहीं मिली थी। स्वरा जैसा स्कूल बैग, स्वरा जैसा टिफिन, उसके जैसी बोतल, हर चीज़ की होड़ थी मीनाक्षी को। उसकी मांग पूरी न करने पर वो रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती और कमला का जीना मुश्किल कर देती। मीनाक्षी के रोने धोने और शोर शराबे से बचने के लिए कमला भी उसकी सारी जिद पूरी करती जाती। ज्योति, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, और ये फ्रेंडशिप बैंड भी। आज से तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अरे लेकिन मेरी बेस्ट फ्रेंड तो स्वरा है। अच्छा ठीक है, आज से वो मेरी फ्रेंड और तुम बेस्ट फ्रेंड, ठीक है? डन। स्वरा के दोस्तों को भी गिफ्ट, उनकी पसंद की चीज़, फ्रेंडशिप बैंड और अपने क्लास नोट्स शेयर करके वो अपनी तरफ कर रही थी, ताकि स्वरा के दोस्तों पर भी उसका अधिकार हो जाए। स्कूल, कॉलेज, दोस्त, हर चीज़ में बराबरी करते करते अब दोनों ही बच्चियां युवा हो गई थी। मैंने कहा था ना, मुझे ये ड्रेस पसंद नहीं है। मुझे बिल्कुल वही ड्रेस चाहिए जो स्वरा के पास है। अरे थक गई मैं तुम्हारा ये स्वरा स्वरा सुनते। बच्ची नहीं रही हो तुम, बड़ी हो गई हो। कल को शादी होगी तो क्या जीवन भर स्वरा स्वरा करती रहोगी? अरे तुम्हारी अपनी कोई पसंद है या नहीं? मैंने कह दिया ना, तो कह दिया। मुझे बिल्कुल वही ड्रेस चाहिए जैसा ताई जी स्वरा के लिए लेकर आई। मुझे भी उसके जैसा ही दिखना है। आपका दिया हुआ ड्रेस पहन के मैं उससे पीछे नहीं रह सकती। अरे बेटा, बचपन तो बीत गया, लेकिन तुम्हारा बचपन अभी भी नहीं गया। हमेशा किसी के साथ होड़ करना कोई ज़रूरी होता है क्या? कल को तुम शादी करके अलग घर में जाओगी और वो शादी करके अलग, तब भी ऐसे ही उसके साथ बराबरी करोगी क्या? इसलिए मैं समझा रही हूँ बेटा, ये सब जिद छोड़ दे और अपनी एक अलग पहचान बना। कब तक स्वरा की पूंछ पकड़ कर चलती रहेगी? अब रहने दो माँ, आपसे नहीं हो पाएगा। मैं खुद अपने लिए ड्रेस ले आऊंगी, आप मुझे बस पैसे दे दो। बिल्कुल चिकना घड़ा हो गई है ये लड़की। कितना भी समझा लो, इसकी अकल में बात ही नहीं जाती। अरे तुझको समझ में नहीं आ रहा? अब तो 12 साल वाली मीनाक्षी नहीं रह गई, 25 साल की उम्र हो गई है तेरी उम्र की लड़कियां शादी करके ससुराल में अपना परिवार संभाल रही है और तुम बस स्वरा की होड़ में लगी हुई हो। कुछ और नजर ही नहीं आता उसके सिवा। क्या बात है छोटी, क्यों गुस्सा कर रही है बिटिया पर? कुछ बात हुई है क्या? कोई बात नहीं जीजी, बस समझा रही थी इसे कि अब नादानियाँ छोड़ दे और थोड़ी समझदारी दिखाया करे। अरे कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा तो साल 6 महीने में शादी कर देंगे इसकी। अब ये ऐसे बचपना करती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? अरे छोटी, जब तक शादी नहीं होती ना, तब तक बच्ची ही होती है लड़कियाँ। शादी के बाद जब जिम्मेदारी पड़ती है तो सब सीख जाती हैं। और मायके में नादानी नहीं करेगी तो क्या ससुराल जाकर करेगी? मायके में माँ होती है तो माँ के सामने बिटिया का बचपना जिंदा रहता है। कर लेने दे इसको जी भर के बचपना, फिर तो सभी को पिसना है घर गृहस्थी में। ठीक कह रही हो जीजी। आपको कुछ काम था क्या? हाँ सुन, तुझे ना एक ज़रूरी बात बताने आई थी। स्वरा के लिए एक रिश्ता आया है। आओ मेरे कमरे में चलकर बात करते हैं। स्वरा की शादी होने वाली है? मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। जिस दिन से मीनाक्षी को पता चला था कि स्वरा की शादी की बात चल रही है, उसके मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। 1 सप्ताह के बाद कमला, खुशखबरी है, लड़के वालों को हमारी स्वरा की तस्वीर पसंद आ गई है। अब जल्द ही वो लोग मिलने आएंगे। सच में ये रिश्ता पक्का हो जाए तो बहुत अच्छा है। लड़का बहुत अच्छा है, सुंदर, सुशील और कमाता भी अच्छा है। मेरी बेटी खूब सुख से रहेगी वहाँ। और स्वरा को देख भी चुके हैं वो लोग। वैसे तो उन्हें बिटिया पसंद है,
फिर भी एक बार घर आकर फॉर्मेलिटी पूरी करके तसल्ली करना चाहते हैं। स्वरा बेटा, ईशान को तो जानती हो ना? कौन ईशान माँ? अरे वही जिससे टीना की शादी में छोटी बुआ ने मिलवाया था, बस वही लड़का है बेटा। वैसे तस्वीर भी मंगाई है मैंने, तू भी देख समझ ले। उन्हें तो तू एक नज़र में भाग गई थी। माँ ने स्वरा को ईशान का फोटो दे दिया था। ईशान का फोटो देखकर स्वरा के दिल में हलचल सी पैदा हो गई थी। धीरे धीरे स्वरा और ईशान सोशल मीडिया पर बातचीत शुरू करते हैं और फिर फ़ोन पर उनकी बातें होने लगती है। ईशान की माँ का फ़ोन आया था, उसकी नानी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई है तो वो लोग मेरठ जा रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल वो लोग स्वरा को देखने नहीं आ पाएंगे। कह रही थी बता देंगे जब भी आने का विचार बनेगा। चलो कोई बात नहीं, पहले उनकी माताजी का तबीयत का सही होना भी तो ज़्यादा ज़रूरी है। रिश्तेदारी की बातें वैसे भी हड़बड़ी में की नहीं जाती। ऊपर वाला जो करता है सोच समझ कर ही करता है। ईशान और स्वरा अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दिन में घंटों उनकी बातें होती, जिसमें वो अपनी आने वाली ज़िंदगी के सुनहरे सपने बूनते। क्योंकि घर वाले भी इस रिश्ते में इन्वॉल्व थे, इसलिए उनके मन में भी ये डर नहीं था कि उनका रिश्ता घर वाले स्वीकार करेंगे या नहीं। स्वरा को ईशान के करीब जाते हुए वैसे तो परिवार में सभी देख रहे थे, लेकिन स्वरा के कान पर लगे फ़ोन और आंखों में शरारत देखकर मीनाक्षी के सीने पर सांप लौट रहे थे। चाहे जो हो जाए, मैं ईशान को स्वरा से शादी नहीं करने दूंगी। ईशान सिर्फ मेरा है, उसे मुझे पसंद करना होगा। अरे ऐसा क्या है उस स्वरा में जो मुझ में नहीं है? क्या बात है स्वरा, आज बहुत खुश दिखाई दे रही हो। कहाँ जा रही हो इतना सज सवर कर? कोई खास बात है क्या? किसी को बताओगी नहीं ना? आज मैं ईशान से मिलने जा रही हूँ। वैसे मैं तो मना कर रही थी, लेकिन वो कह रहा था कि एक बार मिल लेते हैं, क्योंकि उसकी मम्मी को भी मेरठ से आने में पता नहीं कितना समय लगेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये क्या पहन कर जा रही हो तुम? ऐसे बहन जी बनकर जाओगे ना तो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेगा वो। ये बड़े बड़े झुमके, खुले बाल, सलवार सूट। अरे आजकल मॉडर्न ज़माना है, पढ़ा लिखा लड़का है ईशान। ऐसी बहन जी टाइप लड़की को क्यों पसंद करेगा? खुद ही सोच। हाँ रे, तू सही कह रही है, क्या करूँ? करेगी क्या? चेंज कर ले, कुछ स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस पहन। अच्छा ये शॉर्ट्स पहन के जा। अरे पागल है क्या? मुझे कभी शॉर्ट्स पहनकर मम्मी घर से बाहर निकलने नहीं देगी। अरे तो मम्मी को बताकर थोड़ी ना जाना है कि तू ईशान से मिलने जा रही है। कुछ बहाना बना देंगे। चल अब जल्दी से तैयार हो जा। अच्छा एक आइडिया भी है, मैं ना तेरे साथ चलती हूँ। मैं भी अपने होने वाले जीजू से मिल लूँगी, और मेरे साथ जाएगी तो किसी का ध्यान भी तुझ पर नहीं जाएगा। और हाँ, डोंट वरी, प्रॉमिस कर रही हूँ तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये अच्छा आइडिया है। ठीक है, तू भी रेडी हो जा। मीनाक्षी के कहे अनुसार स्वरा एक शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है, जबकि मीनाक्षी सलवार सूट पहनकर ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होती है, ताकि वो स्वरा से ज़्यादा खूबसूरत लगे और ईशान पर अपना इम्प्रेशन जमा सके। एक नंबर की बेवकूफ़ है ये स्वरा। इसे इतनी भी अकल नहीं है कि जिस लड़की से उसकी शादी होने जा रही है उससे शॉर्ट्स पहनकर मिलने को तैयार होगी। इसको समझ में नहीं आ रहा, शॉर्ट्स पहनने वाली लड़की को लड़के गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, लेकिन जब बात घर के लिए बहू लाने की हो तो हर लड़का संस्कारी और घरेलू लड़की ही चाहता है। खैर, इसकी बेवकूफ़ी का ही तो फ़ायदा मुझे उठाना है और इसको हटाकर खुद को एक अच्छी बहू के रूप में पेश करना है। तभी तो ईशान इसे रिजेक्ट करके मुझसे शादी करेगा। ईशान से मिलने के लिए स्वरा और मीनाक्षी एक रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। स्वरा, मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम खराब लग रही हो, अच्छी लग रही हो और वाकई बेहद खूबसूरत हो तुम, लेकिन मैंने तुम्हारी जैसी तस्वीर अपने मन में बनाई थी ना, तुम मुझसे काफ़ी अलग हो। वैसे तो आजकल मॉडर्न ज़माना है, किसी भी लड़की से ये उम्मीद करना कि वो ऊपर से नीचे तक ढकी रहे काफ़ी अजीब है, लेकिन मेरी फैमिली थोड़ी ट्रेडिशनल और पुराने विचारों को मानने वाली है और मैं भी उनसे अलग नहीं हूँ। मैं सारी बातें साफ कर देना चाहता हूँ। ईशान, एक्चुअली मैं भी पुराने रीति रिवाज को मानना गलत नहीं समझती। इवन मैं खुद ट्रेडिशनल ड्रेस पहनना पसंद करती हूँ। वो तो मीनाक्षी। अरे स्वरा छोड़ो ना ये बातें, कपड़ों के बारे में इतना कौन डिस्कस करता है। हाँ, शायद मीनाक्षी ठीक कह रही है। वैसे मीनाक्षी, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो।
थैंक यू। अच्छा, तुम दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद हॉबीज के बारे में भी बात करोगी या बस इंडियन ड्रेस वेस्टर्न ड्रेस ही डिस्कस करते रहोगे? अच्छा, लंच का टाइम हो रहा है, हम लोग चलते हैं, माँ इंतज़ार कर रही होगी। अरे अभी तो तुम आई हो और तुम किसी अजनबी से मिलने थोड़ी ना आई हो, बता देना कि तुम मुझसे मिलने आई थी। अरे स्वरा, इतना क्यों घबराती हो? आराम से बैठो ना, मैं सब संभाल लूँगी। अब आई हो तो थोड़ी देर बातें करते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। क्या बात है स्वरा, तुम्हारी बहन तो बहुत समझदार है। अरे इतने सालों से तुम इसके साथ हो, कुछ सीखा कि नहीं? अरे बाबा कुछ सीखो इससे, डोंट माइंड। लेकिन मीनाक्षी तुमसे ज़्यादा प्रेजेंटेबल और सुलझी हुई लड़की है, हर सिचुएशन को हैंडल करना आता है इसे। ईशान के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के बाद मीनाक्षी के पांव ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसकी साजिश सफल जो हो गई थी। उदास मन से स्वरा मीनाक्षी के साथ वापस घर लौटती है 2 दिन बाद। ईशान की माँ का फ़ोन आया है, कल वो लोग यहाँ आने वाले हैं। बहुत लंबा इंतज़ार कर दिया उन लोगों ने, लेकिन अब मैं बात करूँगी कि कल वो लोग रिश्ता पक्का करके ही जाए। 2 दिन बाद ईशान के घर वाले स्वरा के यहाँ पहुँच जाते हैं। मीनाक्षी की चेहरे की खुशी आज देखते ही बन रही थी। अरे बेटा, स्वरा को देखने आ रहे हैं, तू इतना सज संवर कर क्यों तैयार हुई है? अरे माँ, घर में मेहमान आ रहे हैं, थोड़े ठीक ठाक कपड़े तो मैं भी पहनूंगी ना। मीनाक्षी भाग भाग कर ईशान के घर वालों के लिए चाय नाश्ता लगवा रही थी और बार बार ईशान के आगे पीछे घूम रही थी। ईशान को देखकर खुशी से चमकता हुआ उसका चेहरा कमला की नज़रों से छिप नहीं पाता। मीनाक्षी बेटा, तुम मेहमानों के सामने मत जाना, स्वरा के रिश्ते वाले आए हैं, उसको सामने आने दो। और तुम्हें क्या ज़रूरत थी इतना हैवी मेकअप और ज्वेलरी पहनकर तैयार होने की? माँ, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या कि ईशान स्वरा से ही शादी करे? ऐसा भी तो हो सकता है कि उसे स्वरा की जगह मैं पसंद आ जाऊं और मेरा रिश्ता ईशान के साथ हो जाए। आपको तो खुश होना चाहिए ना, इतना अच्छा रिश्ता आपके घर बैठे मिल रहा है। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? मैंने कहा ना, तुम चुपचाप अपने कमरे में बैठो। मैं आप कोई छोटी बच्ची नहीं रही माँ, क्या आप मुझे डरा धमका कर कमरे में बंद कर देंगी? मुझे ईशान पसंद है और मैं उससे ही शादी करूंगी। अब उसके लिए चाहे मुझे अपनी बहन का घर ही क्यों ना तोड़ना पड़े, मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं होगा। मीनाक्षी की बातें सुनने के बाद कमला के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन ही खिसक गई थी। वो उसका हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले जाती है और वहाँ ले जाकर एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारती है। आज तक तेरी हर जिद और नादानी को मैं ये सोचकर बर्दाश्त करती रही कि इस घर की सुख शांति बनी रहे और तेरी हरकतें किसी की नज़र में ना आए, लेकिन अब पानी सर से ऊपर चला गया है। प्रेमा जीजी ने मुझे बहन से भी ज़्यादा प्यार दिया है। तुझे क्या लगता है कि उनकी बेटी के लिए आया हुआ रिश्ता मैं तुझे तोड़ने दूंगी? और वो भी किस लिए? सिर्फ तेरी बेहूदी जिद के लिए? दुनिया में क्या लड़कों का अकाल पड़ गया है कि तुझे सिर्फ ईशान से ही शादी करनी है? ईशान की शादी सिर्फ और सिर्फ स्वरा से होगी। एक बार को ईशान स्वरा से शादी के लिए मना भी करते, लेकिन तेरी शादी मैं उससे किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। होश में आ मीनाक्षी, वो कोई सामान नहीं है कि 4 दिन इस्तेमाल करने के बाद तू उसे उठाकर एक कोने में फेंक देगी। आज तुझे ईशान चाहिए, कल को स्वरा की शादी किसी और के साथ होगी तो तू ईशान को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाएगी। इस जिद का कहीं अंत होने वाला है या नहीं? मैं पूछती हूँ, उस बच्ची ने तेरा बिगाड़ा क्या है जो तू बचपन से उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है? अपने दिमाग के फितर को सही कर ले, वरना भूल जाना कि तेरी कोई माँ भी थी। आज के बाद तेरी किसी भी जिद या पागलपन में मैं तेरा साथ नहीं देने वाली। माँ की बातें सुनने के बाद मीनाक्षी को एहसास हुआ कि वो वाकई जिद में अंधी हो गई थी। सचमुच शादी कोई खेल तो है नहीं कि 2 दिन बाद मन भर गया तो छोड़ दिया। मीनाक्षी कपड़े बदलती है और माँ से माफ़ी मांगने के बाद रसोई में जाकर उनकी मदद करने लगती है। उस दिन वो अपने आप से वादा करती है कि आज के बाद कभी भी स्वरा या किसी और की बराबरी करने की कोशिश वो नहीं करेगी।